अच्छा यार, हम लोगों ने अभी तक सारी बेसिक बातें कर ली प्रोबेबिलिटी की कि उसमें क्या क्या कहानी बनती है, उसमें सैम्पल स्पेसिंग कैसे होगी। हमने से अभी तक यहाँ तक डिस्कस किया। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो तुम लोग बचपन में पढ़ के आए हो वो है ट्री डायग्राम्स। अब देखो, इसके आगे प्रोबेबिलिटी के सिर्फ 3 चीज़ें रह गई हैं। एक तो ट्री डायग्राम्स है, दूसरा हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी, और तीसरा तुम्हारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। ये सब तुम ओ लेवल्स में पढ़ के आए हुए हो। मुझे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी याद नहीं पड़ी, लेकिन आई थिंक ये भी सिलेबस में ही था। खैर, ट्री डायग्राम की कहानी क्या थी, तुम लोगों को ये रूल्स भी याद होंगे यार, बिल्कुल होंगे, कि जब भी तुम ब्रांच में आगे मूव कर रहे हो, कि तुम्हारे पास ऐसा कोई केस है कि मल्टीपल प्रोबेबिलिटीज़ हैं, जब भी तुम इस ब्रांच से आगे इसकी प्रोबेबिलिटी पे जा रहे हो तो तुम मल्टीप्लाई करोगे अपनी वैल्यूज़ को। अगर तो ऐसा है कि तुम इस ब्रांच के सिनेरियो को और इस ब्रांच के सिनेरियो को दोनों को ले रहे हो, कि एक ये सिनेरियो भी है फिर एक और ये भी है, तो तुम दोनों सिनेरियोज़ को ऐड करोगे अपना आंसर निकालने के लिए। उसके अलावा जैसे तुम्हारे पास ये सारे केसेस थे, इस ब्रांच पे दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके 1 बनना चाहिए। सिमिलरली इस ब्रांच पे दोनों को ऐड करके 1 बनना चाहिए। यहाँ पे भी दोनों को ऐड करके 1 बनना चाहिए। अब ये तुम लोगों को बात पता होगी, लेकिन शायद मेरे बोलने से कंफ्यूज हो गए हो। लेकिन तो आओ ज़रा एक केस बनाते हैं। हम कहते हैं कि यार ये रहा एक बंदा, यहाँ बना लेते हैं इसको। इस बंदे का नाम हम रखते हैं दक्ष। यार इसने जाना है, सही है, काम से, कोई ज़रूरी काम है इसको। अब इसके पास कुछ ऑप्शंस हैं। क्या ऑप्शंस हैं यार? इसके पास ऑप्शन है कि ये पैदल चला जाए, सही है, कि वहाँ पे वॉक कर ले। ये देखो, ये दक्ष चलता हुआ जा रहा है। इसके पास एक और ऑप्शन है कि ये अपनी बाइक पे बैठे। ये इसकी बाइक बनाते हैं, ये 2 पहिए आ गए बाइक के, ये हैंडल, ये दक्ष बैठा हुआ है बाइक पे और ये इसके हाथ आ गए, देखो, सही है। एक और ऑप्शन इसके पास ये है कि ये पकड़े रेड बस जो चल रही है ना आजकल, ये तो खैर वाइट बस बन गई, वो इस बस में बैठ के चला जाए। ये देखो, ये रहा दक्ष छोटा सा। ये 3 इसके पास ऑप्शन है उस जगह तक पहुंचने के लिए। अब दक्ष ने अपना फ़ोन खोला सुबह जाने से पहले, तो उसको पता लगा यार आज तो चांसेस हैं कि बारिश हो जाए। तो उसने बोला ओहो, अब क्या किया जाए। तो उसने बोला यार एक काम करते हैं, सारे पॉसिबल आउटकम को जो है ना, पहले एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फिर से वो देखो जवान नाम आ गया, वो आगे पढ़ोगे अभी। इन सारी आउटकम्स को हम ज़रा एक ट्री डायग्राम पे बना के देख लेते हैं कि यार कहानी क्या बनने वाली है। तो आओ देखो, हमने बोला कि यार सबसे पहले तो बात ये आएगी कि बारिश होनी है कि नहीं होनी है, उसके बाद फिर बाकी चीज़ों पे आएंगे ना यार। अब दक्ष ने देखा कि बारिश ना होने के, यानी कि सनी होने के चांसेस तुम्हारे पास 3/7 बनते हैं, और बारिश होने के चांसेस तुम्हारे पास 4/7 बनने चाहिए। या तुम्हें अगर ना भी बताया वो दक्ष ने, तो तुम आइडिया लगा लोगे खुद यार कि अगर ये 3/7 है तो टोटल तो यहाँ पे पूरा 1 होना चाहिए। तो 1 करने के लिए यहाँ पे 4/7 आना लाजमी है। अब दक्ष ने जाने के तरीके तुम्हें क्या क्या बताए थे? उसने बताया कि यार या तो वो बस पकड़ेगा, या तो वो वॉक करेगा, या तो वो अपनी बाइक पे जाएगा। यही सारे ऑप्शन इसके पास बारिश में भी अवेलेबल होंगे यार। ऐसा तो नहीं है कि बारिश शुरू होते ही दक्ष की टांगें काम करना छोड़ देंगी कि वो पैदल नहीं चल पाएगा। हाँ, चांसेस कम हो जाएंगे शायद पैदल चलने के, लेकिन पॉसिबिलिटी फिर भी रहेगी। सही है। अब तुमने दक्ष से पूछा यार अगर बताओ, अगर धूप हो तो कितने चांसेस है कि तुम बस में जाओगे? उसने बोला यार चलो 1/9 चांसेस है कि मैं बस में चला जाऊँ। तुमने पूछा अच्छा ये बताओ, अगर धूप हो तो कितने चांसेस हैं कि तुम वॉक करके जाओ वहाँ तक, पैदल जाओ? उसने बोला यार हैं, ज़्यादा नहीं है लेकिन हैं, तो चलो 3/9 कह लो। और तुमने बोला यार बताओ, अगर तुम बाइक पे जाना हो, उसने बोला ये मैं नहीं बताऊँगा, ये आप मुझे बताओ। तो तुमने बोला यार इसका मतलब कि इन तीनों के मिला के 1 होने चाहिए टोटल। तो अगर ये 1/9 है और ये 3/9 है, तो टोटल यहाँ पे तुम्हारे पास 4/9 आ गया। और इस पूरे को 1 करने के लिए तुम्हें यहाँ पे 5/9 की प्रोबेबिलिटी चाहिए होगी। तुमने दक्ष को बताया कि यार तो फिर अगर धूप है तो चांसेस हैं कि तुम बाइक पे जाओ, तो वो चांसेस 5/9 है। उसने बोला अच्छा नाइस यार, आ गया हो।
अब तुमने पूछा यार अगर बारिश हो तो क्या सीन है। दक्ष ने बोला भाई बारिश में पागल नहीं हूँ कि मैं पैदल जाऊँगा, सब सब हर जगह की वाट लग जाएगी, बारिश में मसला हो जाएगा, तो कोई चांस नहीं है कि मैं बारिश में पैदल जाऊँ। तुमने बोला अच्छा सही है भाई, नहीं जा रहे बारिश में। अब देखो तुमको भी मैंने बोला था कि पॉसिबिलिटी थी जाने की, लेकिन अब उसने, दक्ष ने खुद अपने मुंह से तुम्हें भाई कह दिया कि पॉसिबिलिटी ज़ीरो। ऐसा अगर केस बने तो तुमने सवाल में भी जो उसने कहा है उसको तुमने मानते हुए चलना है। अगर उसने तुम्हें नहीं बताया कि भाई कि ऐसा है कि दक्ष ने ये नहीं बोला कि भाई कि मैं बारिश में नहीं जाऊंगा, उसने पॉसिबिलिटी ओपन रखी है, तो आप भी वो पॉसिबिलिटी ओपन रखोगे अनटिल एंड अनलेस वो क्वेश्चन में खुद स्पेसिफाई करते। सही है। अब तुमने पूछा कि यार बस में जाने के कंडीशन होंगे। उसने बोला यार डर लगा रहता है फिर कि बाइक निकालूं, तो चांसेस है कि मैं बस में थोड़ा ज़्यादा चले जाऊँ। तुमने बोला कितना। उसने बोला 2/9। तुमने बोला यार इतना ज़्यादा भी नहीं है। उसने बोला नहीं मेरे लिए तो है। तुमने मान लिया कि तुम ज़्यादा क्या बहस करोगे यार भाई से, जाने दो। तो अब फिर तुम्हारा सवाल है यार कि तुम बाइक के चांसेस कितने हैं। उसने बोला ये आप मुझे बताओ। तो आपने फिर कैलकुलेशन लगाई कि यहाँ अभी भी 1 होना चाहिए, ये 2/9 है, ये ज़ीरो है, तो बाइक के चांसेस 7/9 हो जाएंगे। क्लियर है भाई यहाँ तक बात। ये तुम्हारा ट्री डायग्राम कंप्लीट हो गया यहाँ पे। इसको हम आगे एग्जांपल्स में भी लेके चलेंगे, तो इसको यहाँ बना के अपने पास रख लो। समझाने का मकसद यहाँ पर सिर्फ इतना था कि तुम लोगों को आइडिया हो जाए कि अगर एक ही पॉसिबल इवेंट के पॉसिबल आउटकम्स में तुम्हें वो एक वैल्यू अननोन कर दे और बाकी नोन कर दे, तो तुम वो कैलकुलेट कर सकते हो। तुम्हें सिर्फ 1 से माइनस करना है इन दोनों को, तुम्हारे पास ये आ जाएगा। तुम्हें 1 से माइनस करना है इन दोनों को, तुम्हारे पास ये आ जाएगा। तुम्हें 1 से माइनस करना है इसको, तुम्हारे पास ये आ जाएगा। क्लियर है। अगली चीज़ जो कि तुम लोग पढ़ चुके हो बचपन में, लेकिन एक बार फिर यहाँ पर रिपीट करते हैं, वो ये है कि तुम्हारे पास एक इवेंट ना होने की जो चांसेस है ना, अगर एक क्लोज्ड लूप है, जैसे हम बोलें कि यार हेड्स और टेल्स की बात करें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड्स वुड बी द सेम एज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स। 1 कौन सा था कि हर चीज़ आ रही है इसमें, लेकिन तुम इसमें रिमूव क्या कर रहे हो, तुम इसमें हेड्स रिमूव कर रहे हो। तो नॉट हेड्स क्या बना, हर वो इवेंट जिसमें हेड्स नहीं आता, तो वो तुमने ऐसे प्रोड्यूस कर दिया। उसको तुम लोग ऐसे शो कर सकते हो कि ए के ऊपर, जैसे अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए की बात कर रहे हो, तो तुम ए के ऊपर बार लगा दो या फिर ए डैश शो कर दो, यानी कि ए प्राइम शो कर दो। दोनों केसेस मान लिए जाएंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। अब बहुत ज़रा आगे एक और कॉन्सेप्ट कवर करते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आओ देखो, अब हम ज़रा बात करने जा रहे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि ये तुम्हें लिमिट कर देता है। अब ज़रा इससे पहले एक दूसरा सवाल अगर हम करें, अगर हम बोलें कि यार प्रोबेबिलिटी बताओ कि दक्ष अपनी बाइक पे जाएगा, तो यार तुम देखो बाइक के तुम्हें दो ऑप्शन दिख रहे हैं कि या तो धूप निकली हुई हो और वो बाइक पे जाए, या तो बारिश हो रही हो और वो बाइक पे जा रहा हो। तो तुमने बोला आओ इसकी कैलकुलेशन लगाते हैं। यार बाइक तक पहुंचने के लिए क्या रास्ता है, धूप फिर बाइक। तो एक आउटकम तो बना तुम्हारे पास 3/7 मल्टीप्लाइड बाय 5/9। मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमारा रूल था कि जब भी तुम एक ही ब्रांच में मूव कर रहे हो, ये एक ही ब्रांच में तुम मूव करते हुए जा रहे हो, तो तुम मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा और कोई ऑप्शन है हमारे पास बाइक का? बिल्कुल है यार, ये रहा। इसके लिए मुझे स्टार्ट से आना है यहाँ पे। ये दो ऑप्शन तुमने निकाल लिए, तो ये बना तुम्हारे पास 4/7 मल्टीप्लाइड बाय 7/9। अच्छा अब इन दोनों को मैं क्या करूँ आपस में। तुमने पढ़ा है कि जब भी तुम ब्रांच शिफ्ट करते हो तुम ऐड करोगे। तो देखो हमने ब्रांच शिफ्ट की ना, जंप मारा है हमने यहाँ से यहाँ तक, तो हम इन दोनों में एडिशन लगाएंगे, तो ये ऐड हो जाएगा। और जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे तुम प्रोबेबिलिटी मिलेगी कि दक्ष ने बाइक लेके निकलने दक्ष के बाइक लेके निकलने के चांसेस कितने हैं। कैलकुलेशन लगाओ इसकी, जल्दी से मुझे बताओ। 3 सेकंड दे रहा हूँ तुम लोगों को। 1 2 3, देर कर दिया आपने। चांसेस बनते हैं 43/63। इसी तरीके से आप बाकी भी निकाल सकते हो कि बताओ कि क्या चांसेस हैं कि दक्ष जो है हमारा भाई बस लेके निकले। तो तुम उसके लिए बोलोगे
4/7 इंटू 2/9 प्लस 3/7 इंटू 1/9। क्लियर है ये बात? अब ज़रा अगर हम कंडीशन प्रोबेबिलिटी पे वापस आएँ तो इसमें क्या कहानी है। अब देखो, अभी जो हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है ना बाइक की और फिर बस की बात जो की हमने, उसमें हमने पीछे दोनों केसेस ओपन छोड़े थे। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ तुम्हें सवाल ऐसे बोल देगा वो, कि बोलेगा गिवन दैट दक्ष चोज टू टेक हिज बाइक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ सनी। इसने तुम्हें बता दिया कि यार वो बाइक लेगा, सही है, बाइक लेगा, इसके चांसेस तुम्हें निकालने हैं। लेकिन चांसेस किस चीज़ को दिमाग में रखते हुए, इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए कि धूप निकली होनी चाहिए। इसने तुम्हारा ये ऑप्शन लॉक कर दिया है। ऐसा केस कभी कभी सवाल में दिखे ना तुम्हें, या तुम्हें कीवर्ड दिख जाए गिवन दैट तुम्हारा कीवर्ड यहाँ पे, तो तुम समझ जाना कि ये सवाल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है। अब ये अप्लाई कैसे करोगे? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपके पास ये रहा। फॉर्मूले में क्या कहता है, वो कहता है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ आपका ए गिवन दैट बी इज़ टू हैपन, वो कैसे आएगी? वो आएगी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये वो केस है जहाँ पे आपके टोटल आउटकम्स की वैल्यू स्विच कर दोगे आप। टोटल आउटकम्स की जगह एक नया केस बना रहे होगे। कंडीशन प्रोबेबिलिटी उसी केस का नाम है जहाँ पे आपके टोटल आउटकम्स आपके सैम्पल स्पेस पे नहीं, आपके सिनेरियो पे डिपेंडेंट है। अब ज़रा इस चीज़ को तुम क्वेश्चन में अप्लाई करो। याद रखना, इसमें जो तुम सेकंड इवेंट लिख रहे हो ना, वो इवेंट है जो उसने कंफर्म कर दिया है, ठीक है? तो ये डिपेंड करेगा। अगर तुम्हारे पास उल्टा केस हो कि तुम्हें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करनी हो गिवन दैट ए हैज़ अकर्ड, तो तुम्हारा फॉर्मूला बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। जो भी केस कंफर्म्ड होगा वो तुम्हारे पास डिनोमिनेटर में भी आ रहा होगा। क्लियर है ये बात? अब आओ ज़रा देखते हैं कि इस चीज़ को हम अपने इस एग्जाम्पल क्वेश्चन में कैसे फिट कर सकते हैं। अब देखो, इस क्वेश्चन के अंदर हमारा सिनेरियो ये वाला चल रहा है, तो ज़रा हम ये अपना टेबल उठा के नीचे भी ले आते हैं ताकि हम लोग इसी पे अप्लाई करके वैल्यूज़ अपना आंसर निकाल सकें। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, ये लो। अब देखो, यहाँ पे इसने तुम्हें लॉक क्या की है चीज़, ये मुझे पता करके बताओ। क्या इसने सनी को लॉक किया है या इसने तुम्हारे बाइक को लॉक किया है? अब देखो, पहले मैंने क्वेश्चन सही से पढ़ा नहीं था, तो वो मैंने थोड़ा भंड कर दिया तुम्हें बताते हुए कि इसने सनी लॉक किया है। ऐसा नहीं है, इसने तो बता दिया कि दक्ष ने चूज़ किया है कि बाइक लेके जा रहा है। वो दक्ष ने लॉक कर दी है बाइक, उसको बाइक बहुत पसंद है अपनी। कह रहा है प्रोबेबिलिटी फाइंड करो दैट इट इज़ सनी। यूजुअली क्वेश्चन भी ऐसे लिखा होगा कि उसने फाइंड द प्रोबेबिलिटी एंड में लिखा होगा, पूरा सिनेरियो उसके ऊपर दिया होगा। जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करवा रहा है ये तुम्हारा फॉर्मूले के केस में ए होगा। जो इसने बता दिया कि इसने चूज़ कर लिया है वो तुम्हारे पास इस केस में बी होगा। तो फॉर्मूला क्या था हमारा? फॉर्मूला था हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर बी गिवन दैट इट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब इसको तुम अपने क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा मोल्ड कर लो, तो ये बन जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइक गिवन दैट इट इज़ सनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइक एंड सनी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइक। ऐसा ही है ना भाई? एक सेकंड, थोड़ा सा उल्टा हो गया। बाइक कन्फर्म्ड है, सनी निकालना है, बाकी वाला फॉर्मूला हमने सही लिखा है। इसकी लेबलिंग पे ध्यान देना, क्वेश्चन में तुम इस पर मार्क खा सकते हो। अब ज़रा देखो, बाइक और सनी के क्या चांसेस हैं एक साथ अगर करने के। तो यार, बाइक और सनी के चांसेस 3/7 इंटू 5/9 है। लिख लो इस बात को यहाँ ला के। 3/7 इंटू 5/9 तुम्हारे पास बाइक और सनी होने के चांसेस हैं। अच्छा, और ओवरऑल सनी होने के चांसेस क्या हैं भाई? ये बताओ ज़रा मुझे। ओ, फिर से बंद कर रहा हूँ। ओवरऑल सनी नहीं, सॉरी, ओवरऑल बाइक की बात कर रहे हैं। ओवरऑल बाइक के क्या चांसेस हैं? तो यार वो तुमने ये रहे कि
ये पूरा एक बाइक का सिनारियो है, ये पूरा एक बाइक का सिनारियो है। ये हमने ऊपर भी आई थिंक निकाला हुआ है, लेकिन एक बार फिर यहाँ पे लिख लेते हैं। तो एक केस है तुम्हारे पास 3/7 इंटू 5/9 मल्टीप्लाइड प्लस 4/7 इंटू 7/9। प्रोबेबिलिटी के सनी है और सनी हो के दक्ष बाइक लेके निकल रहा है। तो इसका आंसर कितना आएगा आपके पास, कैलकुलेट करो जल्दी से। अच्छा, तो ये पूरा कैलकुलेट किया तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 15/43। क्लियर है क्या? इसको एक बार फिर से सॉल्व कर लो, एक बार फिर समझ लो इसको, मेक श्योर कर लो कि तुम्हें ये दिमाग में बैठ गया है। अब आओ ज़रा इसी का एक पास पेपर का क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कहता है कि मारिया चूजेस टोस्ट फॉर हर ब्रेकफास्ट विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.85। इफ़ शी डज नॉट चूज टोस्ट देन शी हैज़ अ ब्रेड रोल। यानी कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन जिसने कह दिया अभी तक। बता रहा है कि भाई कि नाश्ते में या तो वो आपका टोस्ट खाती है या फिर वो ब्रेड रोल खाती है। टोस्ट के चांसेस 0.85 बताए गए हैं। और कोई ऑप्शन है? अच्छा, अब वो आगे अगले स्टेप पे चली गई। कह रही कि इफ़ शी चूजेस टोस्ट देन द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल हैव जैम इज़ 0.8। इफ़ शी हैज़ ब्रेड रोल देन प्रोबेबिलिटी दैट शी विल हैव जैम इज़ 0.4। अब हमें इस चीज़ को एक ट्री डायग्राम पे शो करना है। आओ, अपने सबसे पहले तुम ऑप्शंस डिसाइड करो। पहला सवाल जो बनता है ना तुम्हारे पास, वो ये बनता है कि टोस्ट या फिर ब्रेड रोल। दूसरा सवाल बनता है जैम लेगी कि नहीं लेगी। आओ, पहला ऑप्शन हम अपना लिस्ट डाउन करते हैं। या तो टोस्ट आएगा या तो ब्रेड रोल आएगा। दूसरा ऑप्शन हमारे पास जैम है। अब देखो, जैम के अलावा उसने और कोई ऑप्शन दिया है? नहीं दिया। लेकिन जैम की प्रोबेबिलिटी टोटल फिर 1 भी नहीं है, यानी कि एक और ऑप्शन कोई ना कोई है। तो अगर तुम उसको आइडेंटिफाई करो तो वो या तो कहना चाह रहा है कि या तो वो जैम अप्लाई करेगी या तो वो जैम अप्लाई नहीं करेगी। जैम और नो जैम वाला केस है। सिमिलरली ब्रेड रोल की भी यही कहानी है, या तो जैम है या तो जैम नहीं है। अब सिनेरियोज हमारे सारे नोट डाउन हो गए हैं। अब ज़रा वैल्यूज़ को लगा लेते हैं। हमें पता है कि टोस्ट को चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी 0.85 है और उसने ब्रेड रोल की नहीं बताई भी मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल नहीं बताई भी उसने, तो हमें ख़ुद निकालनी है। तो 1 माइनस 0.85 करोगे तो पता लग जाएगा कि टोस्ट ब्रेड रोल चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी 0.15 है। आगे जैम की बात करते हैं। जैम का क्या कहती है? वो कहती है भाई कि अगर तो टोस्ट चूज़ किया गया है तो जैम की प्रोबेबिलिटी 0.8 हो जाएगी। टोस्ट पे 0.8 हो गई तो नो जैम की प्रोबेबिलिटी 0.2 हो जाएगी इसका मतलब। और अगर तो आपका ये ब्रेड रोल चूज़ किया गया है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जैम विल टर्न इनटू 0.4। तो नो जैम की प्रोबेबिलिटी 0.6 हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? आओ ज़रा अब आगे चलें सवाल में। पहला पार्ट हमारा कंप्लीट। सेकंड पार्ट क्या कहता है? गिवन दैट, पकड़ लिया, कंडीशन प्रोबेबिलिटी का सवाल है। गिवन दैट मारिया डिड नॉट हैव जैम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी हैड टोस्ट। इनमें से कौन सा वाला लॉक है भाई, बताओ? ये वाला लॉक है। उसने बता दिया कि जैम नहीं खाया गया है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि टोस्ट खाया है। अब कैसे शो करते थे हम इसको? हम शो करते थे, जो सेकंड लेटर था वो होता था कन्फर्म्ड वाले का, फर्स्ट लेटर था जिसको तुम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो। तो तुम इसको लिखोगे कैसे? यहाँ पे तुम यहाँ पे लिख रहे होगे इसको। इसने देखो, इसने जैम को नो जैम को कंफर्म कर दिया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो जैम इज़ कंफर्म, तो वो बाद में लिखोगे। पहले क्या आएगा? जिसको तुम फाइंड कर रहे हो। किसको फाइंड कर रहे हो? टोस्ट को फाइंड कर रहे हो, तो टोस्ट पहले आ गया। अब इसके लिहाज से फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? फॉर्मूला बनना चाहिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ टोस्ट एंड नो जैम डिवाइडेड बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ
नो जैम। आओ अब साइड पे पहले तुम अपनी सारी प्रोबेबिलिटीज़ को निकाल लो जो तुम्हारे काम की हैं इस क्वेश्चन के अंदर। प्रोबेबिलिटी ऑफ टोस्ट एंड जैम क्या होगी भाई? नो जैम, सॉरी, वो तुम्हारे पास है टोस्ट और नो जैम, तो तुम्हारे पास ये वाला केस पूरा बन रहा है जो ऐसे जा रहा है। तो ये है आपका 0.85 मल्टीप्लाइड बाय 0.2। और लिख लेते हैं यहाँ पे इसको 0.85 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ नो जैम। नो जैम की प्रोबेबिलिटी कितनी है? देखो नो जैम हमारे पास दो इंस्टेंसेस पे आ रहा है, ब्रेड रोल के साथ और टोस्ट के साथ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो जैम क्या होगी भाई? वो हो जाएगी 0.15 मल्टीप्लाइड बाय 0.6। मैंने इस वाली रूट को कंप्लीट किया। अब ब्रांच शिफ्ट कर रहा हूँ तो ऐड करना पड़ेगा मुझे इस वाली ब्रांच पे अपना, जो कि आ रही है मेरे पास प्लस 0.85 इंटू 0.2। अब इसको वहाँ शो कर लें, ये आएगा आपका 0.15 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 प्लस 0.85 मल्टीप्लाइड बाय 0.2। ये मेरा ऑल इन ऑल पूरा का पूरा फॉर्मूला आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ टोस्ट गिवन दैट नो जैम। तो मेरा एट द एंड आंसर कितना बनेगा भाई? कैलकुलेट करो इसको, बताओ मुझे। आंसर आपका इसका आ जाएगा 17/26। अगेन इसको तुम अगर इसका तुम डेसिमल देखो तो वो कुछ बनता है 0.65384 और जा रहा है आगे। इसको तुम 4 dB पे लिखोगे तो तुम इसको लिखोगे 653839 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 बनेगा और फिर ये 9 हो जाएगा। उसकी वजह से बेहतर है ये ना करो। अगर फ्रैक्शन आ रहा है तो फ्रैक्शन पे लेके चलो, अपनी ज़िंदगी आसान रखो यार, फालतू में क्यों मुश्किल कर रहे हो अपने लिए? ठीक है, ये क्लियर है? यहाँ पे हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और टी डायग्राम ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट स्टेप है कि हम लोगों ने अपना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट इवेंट्स के सिनेरियो को समझना है। अब देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट इवेंट्स जो है ना, ये क्वेश्चन जब भी आएगा ये एज अ चेक आएगा कि तुम्हें चेक करना है कि वेदर ये कहानी सच है कि झूठ, सही बोल रहा है भाई या नहीं बोल रहा, ऐसा सवाल होगा। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्या और इंडिपेंडेंट इवेंट है क्या, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो इवेंट्स होते हैं ना हमारे, वो कौन से इवेंट्स होते हैं? ये वो इवेंट्स कहलाते हैं कि जो एक साथ अकर नहीं कर सकते। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे मैं कहता हूँ कि एक एक्सपेरिमेंट में जहाँ पे हम लोग एक कॉइन फ्लिप कर रहे हैं, वहाँ पे हेड्स और टेल्स इन दोनों का आना आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हेड्स भी आ जाए टेल्स भी आ जाए एक ही थ्रो में, ये नहीं हो सकता। या तो हेड्स आएगा या तो टेल्स आएगा। तो जब भी कोई ऐसा सिनेरियो हो ना कि या तो ये होगा या तो वो होगा, तो हम कहेंगे कि ये एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि दोनों में से दोनों पॉसिबिलिटीज़ हों, हो सकता है कि कोई बीच की भी आ रही हो कि कुछ भी पॉसिबल ना हो, कि दोनों ही ना हो रहे हो, तो फिर भी हम इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ही कहेंगे। जैसे कह लो कि वही वाला केस नहीं कि अगर एक फुटबॉल मैच चल रहा है तो टीम ए वर्सेस टीम बी के ख़िलाफ़, तो हो सकता है कि यार कि जीत जाए ए, या हो सकता है कि जीत जाए बी, के ए हार जाए, या तो ड्रॉ हो सकता है। तो ए का जीतना और बी का जीतना आपस में कहलाएंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, क्योंकि अगर ए जीत रहा है तो बी नहीं जीत सकता, फिर बी को हारना पड़ेगा। अगर बी जीत रहा है तो फिर ए नहीं जीत सकता, तो ए को हारना पड़ेगा। और पॉसिबिलिटी की दोनों ना जीतें कि ड्रॉ हो जाए, तो ए का जीतना और बी का जीतना आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में जब भी वो ये पूछेगा ना, तो हमने उसको कोई सॉल्व करके नहीं दिखाना है, हमें उसको सिर्फ शो करना है कि सारे आउटकम्स दोनों के किसी भी आउटकम में कोई ओवरलैप नहीं है। ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं है इसका, हमें सिर्फ चेक करना है एक्सपेरिमेंट में कि भाई कि दोनों आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं कि नहीं है। वो हम चेक करके दिखा देंगे, वो मान जाएगा, वो खुश हो जाएगा। 1 से 2 मार्क का सवाल होता है, ज़्यादा कोई लंबी ख्वारी नहीं होती। इंडिपेंडेंट इवेंट, इसको बड़ा मज़ा आता है पूछने में, 4 से 5 मार्क का पूछता है। इंडिपेंडेंट इवेंट है क्या? इंडिपेंडेंट इवेंट देखो, अगर हम कह लो कि एक एक्सपेरिमेंट रखते हैं, थोड़ा रुको इसमें ब्लैंक स्पेस पे आते हैं पहले। देखो
एक्सपेरिमेंट हम रखते हैं कि ये हमने लिया एक बैग, सही है। इस बैग में हमने डाली बहुत सारी अलग अलग मार्बल्स, रेड डाली, ऑरेंज डाली, ब्लू डाली, और हमने वही दक्ष को बोला भाई कि ज़रा इस बैग में से मुझे एक मार्बल निकाल के दो। अभी देखो चांसेस कितने हैं इनके। चांसेस के दक्ष ब्लू निकाल ले, वो इस केस में अभी 3/6 यानी कि हाफ हैं। चांसेस के दक्ष येलो मार्बल निकाले 1/6 है। चांसेस के दक्ष रेड मार्बल निकाले वो 2/6 यानी 1/3 है। क्लियर है ये बात। अब दक्ष ने मार्बल निकाली, उसने निकाल ली ब्लू, उसने बोला सर ब्लू आई है। मैंने बोला वेरी गुड, इसको तुम फेंक के आ जाओ। दक्ष ने ये फेंक दिया, देखो साइड पे फेंका भाई, ये रहा। मैंने उसको बोला एक और निकालो, ये हमारी फर्स्ट पिक कहलाएगी। इसको मैंने बोला कि एक और मार्बल निकाल। अब इसने मुझे बताया कि क्या क्या चांसेस है। यार अब पहले बैग में हमारे पास टोटल 6 मार्बल्स थी, अब 5 हो गई हैं। अब ब्लू की प्रोबेबिलिटी कितनी है? अब ब्लू की प्रोबेबिलिटी मेरे पास 2/5 है। अब येलो की कितनी है, मतलब ऑरेंज जो है हमारा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/5 है। और रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो हमारे पास अब 2/5 है। यार इस पूरे सिनेरियो में ज़रा तुम गौर से देखो येलो की प्रोबेबिलिटीज़ को, पहली बारी में और दूसरी बारी में क्या प्रोबेबिलिटी में चेंज आया है? अगर तुम्हारा जवाब यस है ना, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट इवेंट होता क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट हम उस इवेंट को कहते हैं जो एक दूसरे की अकरेंस से उनके चांसेस ऑफ हैपनिंग में कोई फ़र्क ना पड़े। अगर ऐसा होता ना कि मेरे वो ब्लू मार्बल निकालने के बाद मैं उसको बोलता वापस डाल दो, वापस डालने का बोलता उसको, वो बोलता ओके सर वापस डाल दी, तो क्या होता, तो ये मार्बल वापस आ जाती। मैं बोलता अब बताओ चांसेस क्या हैं। तो अब सेकंड पिक के भी वही ऑप्शंस होते हैं हमारे पास जो ओरिजिनली फर्स्ट पिक के भी थे। तो हम कहते हैं कि यार हमारे जो येलो के ऑप्शंस यहाँ पे हमारे पास जो थे 1/6 थे, सेकंड में भी 1/6 हैं, तो हम कहेंगे कि इसमें कोई चेंज नहीं है, तो ये हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाएगा। क्लियर है ये बात। अब इंडिपेंडेंट इवेंट ऐसे देख के हमें नहीं बताना है कि भाई हाँ ओके है इंडिपेंडेंट है वेरी गुड, हमें इसको शो करना है। शो कैसे करेंगे? क्वेश्चन के अंदर शो ये ऐसे होगा कि हमें उठाना है एक इवेंट, दोनों इवेंट्स से दिए हुए होंगे, हमें दोनों की निकालनी प्रोबेबिलिटीज़, और हमें दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई करवाना है। इससे हमें मिलेगी एक वैल्यू, और हमें एक और वैल्यू निकालनी है जो कि होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। दोनों को एक साथ अगर करवाने पे ट्री डायग्राम पे दिखा रहा हो तो उससे निकालनी है ए एंड बी, उससे निकलेगी एक और वैल्यू। हमने इन दो वैल्यूज़ को कंपेयर करना है आपस में रख के। अगर तो ये वैल्यूज़ सेम आ रही हैं, अगर ये सेम आ रही हैं तो हम इसको कह देंगे कि हमारा इवेंट इंडिपेंडेंट है। यस बिल्कुल सही जवाब है, इंडिपेंडेंट है। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल से राइट हैंड साइड हो रहा है। अगर तो ये सेम नहीं आ रही हैं तो हम कह देंगे कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है। क्लियर है ये बात। ये एग्ज़ाम्पल एक करते हैं हम लोग, तो तुम लोगों को ये दिमाग में बैठ जाएगा कि इंडिपेंडेंट इवेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन से इवेंट्स कहलाएंगे। आओ ज़रा ये क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 फेयर 12-sided डाइस विथ साइड्स मार्क्ड 1 to 12 आर थ्रोन। द नंबर्स ऑन द साइड्स विच लैंड फेस डाउन आर नोटेड, यानी कि जिस पे वो लैंड कर रहा है उस नंबर को हम पिक करते हैं। ठीक है, दो इवेंट डिफाइन कर रहा है वो क्यू और आर। क्यू कौन सा इवेंट है? क्यू कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज 24, सही है। आर क्या कहता है? आर कहता है कि बोथ नंबर्स आर ग्रेटर देन 8। अब आओ ज़रा इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास, आओ कैलकुलेट करो। तुम्हें पता है कि दो डाइसेस हैं, दोनों 12-sided हैं, तो ये 12 × 12 144 आउटकम्स बनते हैं।
अब तुम्हें पहला पार्ट कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू। तो क्यू की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले क्यू का सैम्पल स्पेस बनाना पड़ेगा। हमने ऊपर भी इस जैसा एक सिमिलर क्वेश्चन किया था, तो हम लोग क्यू के इवेंट्स निकालते हैं। हमारे पास ऑप्शंस आ जाएंगे 2 और 12, 24 है ना, 24 है, 12 और 2, 3 और 8, 8 और 3, 6 और 4, 4 और 6 कह लो, 6 और 4। और कोई है? नहीं भाई, यहीं तक बात ख़त्म है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू कितनी आएगी हमारे पास? वो आ जाएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉसिबल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स 144 थे, तो हमारा इसका आंसर बन गया 6/144। देखो ये फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, बिल्कुल कर सकते हैं। हमारा आंसर बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू इज इक्वल्स टू 1/24। क्लियर है? आओ बी पार्ट पे चलें। बी पार्ट क्या कहता है? बी पार्ट की कहानी है कि हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ आर। तो हम लोग आर का सैम्पल स्पेस बना लें। अब हम लोगों को देखना है कि नंबर्स को ऐड करके 8 बनना चाहिए। या 12 में कुछ भी ऐड करूँ 8 नहीं बनेगा, 11 में भी नहीं, 9 में भी नहीं, 10 में भी नहीं, 8 में भी कुछ ऐड करने से 8 नहीं बनने वाला, क्योंकि ज़ीरो तो आएगा नहीं वहाँ पे। तो मेरी पॉसिबिलिटी स्टार्ट होती हैं 7 से। एक सेकंड, नहीं 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 नहीं, माजरत, ये बोथ नंबर्स आर ग्रेटर देन 8 की बात कर रहा है, सम की बात ही नहीं कर रहा। तो बोथ नंबर्स आर ग्रेटर देन 8 में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं यार? दोनों में 8 और 8 नहीं चलेगा, दोनों को 8 से बड़ा होना चाहिए। तो मेरे ऑप्शंस जो स्टार्ट होंगे वो स्टार्ट होते हैं 9 और 9 से। सही है। और क्या हो सकता है? एक में 9, दूसरे में 10। और क्या हो सकता है भाई? एक में 10, दूसरे में 9। मेरे पास 11। या फिर एक काम करते हैं, इसको हम ऐसे रख लेते हैं कि हम पहले ऊपर सारे डाइस 1 के 9 रखते हैं, फिर डाइस 1 के 10, फिर 11 और उससे सिंप्लीफाई करते हैं। आ जाओ। तो 9 और 9 आ गया, 9 और 10 आ गया, 9 और 11 आ गया, 9 और 12 आ गया। इससे बड़ा कोई नंबर है नहीं। फिर हमारे पास डाइस 1 का 10 शुरू होता है, 10 और 9, 10 और 10, 10 और 11, 10 और 12, 11, 11 और 9, 11 और 10, 11 और 11, 11 और 12, लास्ट बचा 12। तो 12 और 9, 12 और 10, 12 और 11 और 12 और 12, ख़त्म। ये सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं हमारे पास। इन सबको काउंट करो कितने बनते हैं। ये बनते हैं हमारे पास 1, 2, 3, 4 और रोज़ हैं 1, 2, 3, 4। तो टोटल ये 16 आउटकम्स बने। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर के लिए हमारे पास टोटल 16 फेवर्ड आउटकम्स थे, 144 इन टोटल हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बनती है हमारे पास सिंप्लीफाई होने के बाद 1/9। ये हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ आर आ गई। सही है, 2 पार्ट कंप्लीट। अब कह रहा है कि बताओ आर इवेंट्स क्यू एंड आर एक्सक्लूसिव, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव की बात कर रहा है, जस्टिफाई और आंसर। तो अब ज़रा तुम देखो, ये रहे तुम्हारे पास वो सारे आउटकम्स जो आर में आते हैं, ये रहे वो सारे आउटकम्स जो कि क्यू में आते हैं। क्या ऐसा कोई भी इवेंट है जो दोनों में तुम्हें दिख रहा है? नहीं दिखेगा। वो यहाँ पे 6 और 4, 4 और 6, 8 और 3, 3 और 8, 12 और 2, 2 और 12, यहाँ पे ऐसा कोई भी इवेंट नहीं जो इनमें रिपीट हो रहा हो। तो ये डेफिनेटली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। लेकिन इस बात को तुम करोगे कैसे? तुम इस बात को लिखोगे कैसे? सवाल तो ये बनता है ना यार। तो तुम लिख दोगे कि सिंस इवेंट क्यू एंड इवेंट आर कैन नेवर हैपन टुगेदर। अब यहाँ तुम अपना कोई भी रीजनिंग दे दो। यहाँ पे रीजनिंग क्या है कि सिंस कह लो कि सिंस
q has values which are less than 2, like all of the values of q, all of the outcomes of q have values in them which are less than 8, और r में हर वैल्यू 8 से बड़ी है. तुम एक एग्जांपल दे दो, कह लो कि as all outcomes of q have a value less than 8. तुम कह दोगे these events are mutually exclusive. मतलब क्या इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि जब भी Q अकर होगा तो R अकर नहीं कर सकता, जब भी R अकर करेगा तो Q अकर नहीं कर सकता. ठीक है. आओ अब देखें अपना आखिरी पार्ट इस सवाल का, जो कि है पार्ट 4. कहता है आर द इवेंट्स Q एंड R इंडिपेंडेंट, जस्टिफाई योर आंसर. आइए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स प्रूव करने का फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. फॉर्मूला चेंज कर लो अपने लिए. तुम्हारे लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू एंड आर विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ आर. क्यू एंड आर के कितने ऐसे इवेंट्स साथ अगर कर रहे हैं? देखो हमें दिख रहा है कि 0 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू एंड आर 0/144 बनता है. देखो ना, कोई भी इवेंट ऐसा नहीं है जो दोनों में रिपीट हो रहा हो कि 6 और 4 यहाँ पे कहीं नहीं आ रहा, 4 और 6 यहाँ पे आर में कहीं नहीं आ रहा, 8 और 3 आर में कहीं नहीं आ रहा, 3 और 8 आर में कहीं नहीं आ रहा, 12 और 2 भी आर में कहीं नहीं आ रहे, तो 0 बन गया ये. प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू कितनी निकाली आपने? 1/24. प्रोबेबिलिटी ऑफ आर कितनी निकाली आपने? 1/9. सिंप्लीफाई करो इसको तो ये बनता है 0 इक्वल्स टू 1/216. तो अब यहाँ पे जाके आप बात लिख लो कि सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इवेंट्स Q and R are not independent events. बस इतनी सी बात है. सिर्फ ये चीज़ करने के तुम्हें 4 मार्क 5 मार्क वो सवाल में दे रहा होगा. इजी सवाल आता है ये तो, खैर बहुत ही आसान था, क्योंकि इसमें 4-5 मार्क क्यों नहीं मिले? क्योंकि इसने प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ आर तुमसे पहले से निकलवा ली थी. वरना अगर तुम इस पूरे को एक साथ काउंट करो कि पी क्यू और आर दोनों निकलवाए फिर इसने निकलवाया, तो टोटल ये 6 मार्क का सवाल आया तुम्हारे पास. ठीक है, आओ ज़रा हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और प्रोबेबिलिटी को यहीं बंद करते हैं. अब प्रोबेबिलिटी को तुम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बैठ के इसके कुछ सवाल सॉल्व करने हैं. सिर्फ और सिर्फ जो चेंजेस तुम्हें मिलेंगे ना क्वेश्चन में, वो ये मिलेंगे कि क्वेश्चन थोड़े शायद और डिफ़िकल्ट कर दे वो, या थोड़ा और चैलेंजिंग कर दे. वो चैलेंजिंग तुम्हें लग रहा होगा, डिफ़िकल्ट तुम्हें लग रहा होगा, असल में वो होगा डिफ़िकल्ट नहीं. सिर्फ उसने इंग्लिश मुश्किल कर दी होगी जो तुम्हें समझने में थोड़ा जो है टाइम लगेगा. लेकिन जब तुम समझ लोगे सवाल आसान हो जाएगा. मैं गारंटी कर रहा हूँ सवाल आसान हो जाएगा जब तुम समझ लोगे उसको. यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ख़त्म होती है. अब हम आगे बढ़ते हैं और DRV को डिस्कस करते हैं.